मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैं घर से बाहर क्या गई। आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए, झुठलाते हुए बोली रचना। रचना की सास विमला जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। रचना ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का भी बिल आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है। वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। विमला जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। ज़रा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो, इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। रचना बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब आप लोग आते हो मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। विमला जी और पति रमेश जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा मनोज बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब विमला जी और मनोज जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब के विमला जी और रमेश जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे मनोज के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वे एक बार मनोज के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे। मगर रचना, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह मनोज के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि मनोज के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छिन गई हो। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि मनोज कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। मनोज बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार रचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मनोज अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख रचना को बहुत जलन महसूस होती थी। मनोज अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख रचना जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि मनोज अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। रचना घर में मनोज के सामने तो अच्छे से रहती, मगर मनोज के ऑफिस जाते ही वह मनोज के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए मनोज के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। मनोज बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही मनोज की शहर में ही नौकरी लग गई, और शहर में रहने वाली रचना भी मनोज की अपनी ही पसंद थी। मनोज ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहें। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना मनोज को बहुत खलता था। वह कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। रचना को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था, और रचना खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी।
इस बार भी मनोज की जिद के कारण विमला जी और रमेश जी गांव से आ तो गए थे, मगर रचना हर पल दोनों का अपमान करती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। विमला जी और रमेश जी बेटे मनोज को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि मनोज को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो मनोज का दिल टूट जाएगा। मनोज तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर रचना उसे तो सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते थे। एक दिन मनोज अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे रचना की आवाज़ आई। रचना विमला जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो? आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। मनोज ने जब रचना का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, रचना, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? रचना बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। मनोज बोला, रचना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माफ़ी मांगो मेरी माँ से। विमला जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं मनोज बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। रचना बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मनोज, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गाँव में ही क्यों नहीं रहने देते हो? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें? मनोज बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? रचना बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर रचना गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रमेश जी बेटे से बोले, बेटा, तू हमारे गांव की टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। मनोज अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, रचना की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता, मगर आप हम दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। रमेश जी बोले, बेटा, फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। मनोज दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और रमेश जी और विमला जी वापस गांव आ गए। रचना इतना घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर बात भी नहीं करती थी। मनोज को रचना का व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीनों बाद मनोज ऑफिस से आकर बोला, रचना, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, ज़रा खाना तैयार रखना। रचना बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली, क्या जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके बोलकर रचना बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। रचना ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। रचना बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? रचना की मम्मी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर रचना रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सज़ा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। रचना मनोज से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध
और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। मनोज, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। मनोज बोला, रचना, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। रचना, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। मनोज, आपने मेरी आंखें खोल दी है, बोलकर रचना ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए ज़िद करने लगी। विमला जी और रमेश जी ने रचना को माफ़ कर दिया। विमला जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। मनोज बोला, देखा रचना, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ हैं जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को और प्यार और सम्मान दें, ताकि वह भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाएं। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार न करें, उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।